तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। ये सामने खड़ी है अपनी हॉर्नेट 125, जिसे आज ना मेरे पास लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 2 महीने और 4-5 दिन हो चुके हैं और 2 महीने में ये बाइक मैंने चला दी है 2540 किलोमीटर्स। ये देख लो, तो 2 महीने में इतनी चला दी है मैंने इस बाइक को। तो एक भाई का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि एक ओनरशिप रिव्यू बनाओ लॉन्ग टर्म वाला, मतलब 2 महीने वाला। 2 महीने में मुझे इस बाइक में क्या क्या चीज़ें पसंद आई और क्या क्या चीज़ें बेकार लगी, तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले एक बार आप बाइक के लुक्स चेक कर लो, कैसी लगती है ये बाइक देखने में। कुछ इस तरह के इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, इसीलिए इनका कलर थोड़ा अलग अलग सा दिख रहा है, बहुत मिट्टी जम रखी है इनमें। उसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है सिंगल चैनल ABS के साथ, और पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलती है। ये देख लो, आज से लगभग 2 महीने पहले जब मैंने ये बाइक ली थी ना, उस टाइम की ये सबसे महंगी बाइक थी, लेकिन अब तो एक्सट्रीम 125 बन चुकी है सबसे महंगी बाइक, और सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड बाइक भी थी ये पहले, लेकिन अब फीचर लोडेड बाइक सबसे ज़्यादा बन चुकी है एक्सट्रीम 125। आगे कुछ इस तरह की इसमें आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती है। ये इसकी हाई बीम है जो कि यहाँ से जलती है, ये देख लो ऐसे जलती है इसकी हाई बीम। और ये स्पोर्टी रेड कलर है, यहाँ पे ब्लू सा मिलता है, स्पार्कल ब्लू, और यहाँ नाडो ग्रे, उसके अलावा यहाँ मैट ब्लैक, और ऐसा इसका साइलेंसर है देखने में, देख लो ऐसा लगता है। ये इसमें मैंने लेग गार्ड लगा रखा है छोटा वाला, ये ओरिजिनल होंडा का ही है, होंडा के शोरूम से लगाया था। बहुत सारे भाई ना इसके बारे में पूछते हैं कि कहाँ से लगवाया और कितने का है, इसका लिंक दे दो, तो इसका कोई लिंक नहीं है, ये मैंने होंडा के शोरूम से जाके लगवाया है। और सबसे जो तगड़ी चीज़ मेरे को इस बाइक में लगती है वो है इसके ये गोल्डन कलर के USD फोक्स, जो कि सेगमेंट में सबसे तगड़े हैं। इस बाइक के बराबर सस्पेंशन आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेंगे इस सेगमेंट में। और कुछ इस तरह की इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। इसीलिए यार अगर आपको सबसे तगड़े सेगमेंट में सस्पेंशन चाहिए ना, फिर तो आज भी आपको यही बाइक खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा किसी और 125 सीसी में आपको USD फोक्स नहीं मिलते। ऊपर से जो इसका रियर सस्पेंशन है ना, वो भी सबसे ज़्यादा तगड़ा है सेगमेंट में, और ऊपर से इसकी डिस्प्ले भी सबसे तगड़ी है सेगमेंट में, क्योंकि जो नई वाली एक्सट्रीम है ना, उसमें इतनी तगड़ी डिस्प्ले नहीं है, वो TFT डिस्प्ले नहीं है, वो LCD ही है, लेकिन कलरफुल है। ये आपको प्रॉपर TFT डिस्प्ले मिलती है। देखो जैसे बंद करते ही ना इसमें लोगो आता है होंडा का, और जो कलरफुल LCD होती है उसमें खोलते ही ऐसे 0000 से बन जाते हैं। और देखो इसमें जैसे नंबर एकदम क्लियर है, और ऐसे लिखा हुआ भी एकदम क्लियर होता है इसमें। तो ये TFT डिस्प्ले, लेकिन जो हीरो एक्सट्रीम नई वाली है ना, उसमें TFT डिस्प्ले नहीं है, उसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलती है, वो भी कलरफुल वाली मिलती है। लेकिन पहले वाली एक्सट्रीम में आपको मिलती थी ब्लैक एंड वाइट वाली, लेकिन अब आपको कलरफुल मिलती है, बस यही डिफरेंस है, लेकिन वो TFT नहीं है। और एक और चीज़ जो मेरे को इस बाइक में तगड़ी लगती है वो है इसकी चाबी लगाने वाला सिस्टम। देखो यहाँ पे लगती है इसकी चाबी, नहीं तो और बाइकों में ना यहाँ लगती है, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, यहाँ ज़्यादा अच्छी लगती है, स्पोर्टी लगती है। यामाहा की बाइक्स में भी यही मिलती है आपको, जैसे FG हो गई, MT-15 हो गई, उन सब में भी यही चाबी लगती है। तो यहाँ वाली चाबी जो लगती है ना, वो ज़्यादा मस्त लगती है देखने में। और ये देखो गाय आ चुकी है अब हमारे साथ। हाँ, तो मैं बोल रहा था, पता नहीं यार वो किसने फैला दिया कि हीरो एक्सट्रीम नई वाली में आपको TFT डिस्प्ले मिलती है। यहाँ तक कि कंपनी वाले भी नहीं बोल रहे उसे TFT डिस्प्ले, लेकिन लोगों ने पता नहीं क्या फैला रखा है। वो TFT डिस्प्ले नहीं है, वो LCD डिस्प्ले है, कलरफुल वाली। TFT इसे बोलते हैं, इसे। ये देख लो ढंग से, जिसको ना पता हो TFT किसे बोलते हैं। ये देखो इसमें ऐसे चलती है एकदम स्मूथली। और जिसको एकदम डिटेल में जानना है इसके बारे में, वो पिछली वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको और अच्छे से पता चल जाएगा हॉर्नेट की डिस्प्ले में क्या फ़र्क है और एक्सट्रीम जो नई वाली है उसकी डिस्प्ले में क्या फ़र्क है। ये जा रही एक्सट्रीम तो यार दुनिया भर की है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये देखो ये भी एक्सट्रीम है, बहुत सारे एक्सट्रीम वाले बोलते हैं USD फोक्स जरूरी नहीं होते, USD फोक्स जरूरी नहीं होते। ये देखो इस वाली एक्सट्रीम में ना गोल्डन कलर का रैप चढ़ा रखा है टेलीस्कोपिक में। ऑनलाइन आके बोल देते हैं USD फोक्स जरूरी नहीं होते, फिर दुकान पे जाके रैप चढ़वा लेते हैं गोल्डन कलर का। इससे हमें ये पता चलता है कि USD फोक्स होते तो हैं जरूरी, और देखने में भी तगड़े ही लगते हैं। ये लगा लो उसने टेलीस्कोपिक में रैप चढ़ा दिया जब भी वो अच्छा लग रहा है, तो सोचो जो ओरिजिनल USD फोक्स होते हैं उनका क्या मज़ा होता होगा। एक तो चलाने का फील ही बदल जाता है गाड़ी का, ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेलीस्कोपिक चलाने में और USD फोक्स चलाने में, मतलब ज़मीन आसमान का। एक बार चला के देखना, ऐसा भी नहीं होता कि 19-20 का फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सबसे मेन चीज़ USD फोक्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम गोल्डन कलर के। एक ब्लैक कलर के भी आते हैं, मेरे को ब्लैक कलर के इतने पसंद नहीं है देखने में, गोल्डन कलर के पसंद है, हर कलर में सूट कर जाते हैं गोल्डन कलर के। और USD फोक्स थोड़े मोटे से होते हैं, टेलीस्कोपिक थोड़े
पतले पतले से होते हैं। लेकिन जो नई वाली एक्सट्रीम है उसमें ब्रेकिंग तगड़ी है, मतलब सेफ्टी के मामले में वो सबसे तगड़ी है। अभी सेगमेंट में ब्रेकिंग सबसे तगड़ी आपको सेगमेंट में मिलती है एक्सट्रीम 125R में। ये देखो TVS रोनिन तक में यार USD फोक्स है, इसीलिए यार ये बोलना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि USD फोक्स ज़रूरी नहीं होते हैं। USD फोक्स बहुत तगड़ी चीज़ है। हाँ मेंटेनेंस होती होगी इनकी ज़्यादा, पर तगड़ी चीज़ तो है। तो अब आपको वो बता देता हूँ कि 2 महीने हॉर्नेट 125 चलाने के बाद क्या क्या चीज़ें मेरे को इसमें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें बेकार लगी। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ों की बात करें तो पहली अच्छी चीज़ मेरे को इसमें ये लगी कि इसकी माइलेज बहुत ज़्यादा तगड़ी है। मतलब जैसी ये बाइक दिखती है ना उस हिसाब से इसकी माइलेज बहुत तगड़ी है। तो अभी के टाइम पे ये सिटी में मेरे को 60 की माइलेज दे रही है, 60 की। मेरे लिए तो ये बाइक ना एक तरह से फ्री से में चल रही है, क्योंकि इससे पहले ना मैं टाटा नैनो को यूज़ करता था डेली काम के लिए, और वो मेरे को देती थी 12, 13, 14 की माइलेज। तो उसके बाद तो इसको चलाने में ऐसा लगता है जैसे ये फ्री में चल रही है, पानी से चल रही है, इतनी ज़्यादा माइलेज है इसकी। अगर ये मेरे को 45 तक का भी माइलेज देती ना तब भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होती, लेकिन ये तो 60 की माइलेज दे रही है, मतलब अनबिलीवेबल माइलेज है इसकी। उसके अलावा जो अगली चीज़ मेरे को इस बाइक में तगड़ी लगी वो है इसकी मेंटेनेंस। पहली सर्विस हुई है अभी तक इसकी, जो कि हुई है सिर्फ़ और सिर्फ 507 रुपये में। मतलब ये लगा लो इससे पहले मेरे पे स्कूटी भी थी, अभी भी है वैसे स्कूटी TVS जुपिटर, तो उसकी सर्विस ना आज तक कोई सी भी सर्विस 800-900 से कम की नहीं हुई है। उसकी पहली सर्विस 800-900 रुपये की हुई थी, उसके बाद तो सारी सर्विस उसकी 1000-1100 ऐसे में हुई है जो मैंने कंपनी से कराई है। लेकिन यार इसकी तो सर्विस कंपनी से 507 रुपये की हुई है, तो इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस बाइक की बहुत ज़्यादा कम है, हद से ज़्यादा कम। जिस हिसाब की ये बाइक दिखती है ना उस हिसाब की इसकी मेंटेनेंस और माइलेज है नहीं। मतलब इसको देख के लगता है इसकी माइलेज कम होगी, लेकिन माइलेज बहुत ज़्यादा है, और इसको देख के लगता है इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, लेकिन मेंटेनेंस बहुत कम है। और अगली जो तगड़ी चीज़ इस बाइक में मेरे को लगी वो है इसका सर्विस इंटरवल। अब जैसे इसके सेगमेंट में रेडर आती है, हीरो एक्सट्रीम आती है 125R, तो उनकी आपको सर्विस ना 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पे करानी होती है। वहीं जो ये हॉर्नेट 125 है इसकी सर्विस आपको करानी होती है 5 से 6 हज़ार किलोमीटर पे। 5,000 भी नहीं, 6,000 किलोमीटर पे करानी पड़ती है। मतलब ये लगा लो डबल किलोमीटर चलाने के बाद आपको सर्विस करानी पड़ेगी, और वो भी इतनी सस्ती। तो मेंटेनेंस के मामले में तो ये एक्सट्रीम और रेडर से भी कहीं ज़्यादा सस्ती है। वैसे रेडर की मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी स्कूटी भी TVS की है ना, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, तो ऐसी रेडर की भी मेंटेनेंस ज़्यादा ही होगी। ऊपर से रेडर में तो सारा सामान अपाची वाला ही लगता है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस तो एक्सट्रीम से भी सस्ती है, क्योंकि एक्सट्रीम को अगर आप 6,000 किलोमीटर चलाते हो ना तो आपको 2 बार सर्विस करानी पड़ेगी, और वहीं इसे चलाओगे 6,000 किलोमीटर तो एक ही बार सर्विस करानी पड़ेगी। तो एक ये भी इसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके अलावा जो अगली चीज़ मेरे को इसमें पसंद आई वो है इसके लुक्स। अब लुक्स तो यार सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अगर अपनी शक्ल 10 लोगों से पूछोगे ना कैसी है, तो 10 में से 2 ही लोग बोलेंगे अच्छी है, बाकी लोग बोलेंगे कि गंदी है शक्ल, तेरे से अच्छी मेरी शक्ल है। तो ऐसी बाइकों के साथ भी है, किसी को किसी के लुक पसंद आ सकते हैं, किसी को किसी के लुक पसंद आ सकते हैं। हम अपनी पसंद दूसरों को नहीं चिपका सकते कि मेरे को ये पसंद है तो तेरे को भी यही पसंद आना चाहिए। ऐसे करने वाले तो बेवकूफ़ होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़। इसीलिए लुक्स के मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। मेरे को तो इसके लुक्स बहुत तगड़े लगते हैं। और अगली चीज़ जो मेरे को इसमें अच्छी लगी ना वो भी लुक्स से ही रिलेटेड है, और वो ये है कि इसको ना पब्लिक रिएक्शन बहुत तगड़े मिलते हैं। जहाँ भी खड़ी कर दो लोग आ ही जाते हैं पूछने के लिए कौन सी बाइक है, कितने सीसी की है। अब तो मैं बता के थक चुका हूँ। मतलब रोज़ का है, रोज़ का कभी भी ये बाइक निकालो, डेली किसी भी टाइम निकाल लो, कोई ना कोई पूछ ही लेता है। पेट्रोल पंप जाओ पेट्रोल भराने, वहाँ पे भी पूछ लेता है। अभी ये ज़्यादा रोड पे है नहीं ना, इसीलिए इसको पब्लिक रिएक्शन बहुत तगड़े मिलते हैं। ऊपर से इसके लुक्स भी बहुत तगड़े हैं, मतलब कहीं से भी लगती नहीं है ये 125 सीसी की बाइक। वैसे एक्सट्रीम भी नहीं लगती, लेकिन वही है एक्सट्रीम तो पूरी दुनिया के पास है। हर जोमेटो वाला, रैपिडो वाला एक्सट्रीम लेके घूम रहा है, तो जिसकी वजह से पूरी दुनिया को पता है कि वो 125 सीसी की बाइक है, इसलिए कोई पूछता नहीं है उससे। लेकिन इसको पूछता है क्योंकि इसके बारे में अभी पता नहीं है दुनिया को कि ये कितने सीसी की बाइक है। और यार जो इसका ये डैशबोर्ड है ना, ये भी मेरे को सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तगड़ा लगता है। अब जैसे नई एक्सट्रीम लॉन्च हुई है, उसकी डिस्प्ले वैसे TFT है नहीं, LCD है, कलरफुल LCD, पर चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ना वो इतनी बाहर सी निकल रखी है
ऐसा लगता है करोल बाग से जाके लगवा रखी है। हीरो वालों को उससे कोई लेना देना ही नहीं है, एस्थेटिक फिट एंड फिनिश से बस कुछ भी मिले ऐसे चिपका दो, बस लो लग गई। उनकी डिस्प्ले ऐसे लगती है, बस पुरानी वाली डिस्प्ले हटाई और वहीं पे बड़ी सी डिस्प्ले लगा दी। पुरानी तो चलो फिर भी ठीक लगती थी, वो उसके एस्थेटिक के साथ मैच हो जाती थी, लेकिन नई वाली तो बहुत ज़्यादा भद्दी है, भद्दी, अजीब ही लग रही है देखने में। और वहीं इसकी डिस्प्ले देखो एकदम परफेक्ट। अब आपको वो बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे को इसमें बेकार लगी। तो सबसे पहली चीज़ वो है इसकी हेडलाइट का थ्रो। वैसे देखने में हेडलाइट अच्छी है और ऊपर से किसी को आप डिपर मारते हो ना तो एकदम आँख में चुभती है, लेकिन वैसे दिखा नहीं पाती है उस हिसाब का। अरे यार यहाँ तो रोड खोद दिया, मतलब ये लगा लो थोड़ा सा भी नहीं दिखा पाती है, एकदम जीरो लाइट है, जीरो हेडलाइट जिसे कहते हैं, जीरो थ्रो। तो उसकी वजह से मेरे को इसमें वो लगवाने पड़ेंगे फॉग लाइट्स, अभी लगवाऊंगा 1-2 हफ्ते में, बस ऐसे डिपर विपर मारने के लिए ठीक है, लेकिन वैसे बेकार है। अब बढ़ते हैं अगली चीज़ पे जो मेरे को इसमें पसंद नहीं आई, वो है क्या चीज़ है अगली चीज़, हाँ ट्रैफिक के टाइम पे जो इसका राइडिंग पोस्चर है ना उसमें हाथ दर्द हो जाते हैं। मतलब वैसे तो मज़ा आता है, एकदम स्पोर्टी फील मिलता है। जैसे एक्सट्रीम है ना उसमें आपको स्पोर्टी फील नहीं मिल पाता क्योंकि उसमें एकदम सीधा बैठते हैं। स्पोर्टी फील के लिए थोड़ा सा झुकना तो पड़ता ही है, तभी मज़ा आता है, तभी फील आता है स्पोर्ट्स बाइक वाला। ऐसे सीधा बैठ के चलाओगे तो थोड़ा ना फील आता है स्पोर्ट्स बाइक वाला। तो जितना MT-15 में झुकना पड़ता है, अपाची में झुकना पड़ता है, उतना ही इसमें झुकना पड़ता है। ये देखो यार कितनी एक्सट्रीम है, ये देखो इधर भी एक्सट्रीम उधर भी एक्सट्रीम। अब देख लो इतनी सारी बाइकें चल रही है रोड पे, वही बाइक लेने में इतना मज़ा नहीं है। बाइक तो वही लेने में मज़ा है जो रोड पे कम दिखती हो, पर आने वाले टाइम पे तो ये भी ज़्यादा दिखने लग जाएगी। अब दिखने भी लग गई है, अब तो बहुत दिखने लग गई है, लेकिन जब मैंने खरीदी थी ना तब कोई भी नहीं थी हमारे एरिया में, एक भी। बस यार बेकार चीज़ तो यही लगी मेरे को, और तो कुछ बेकार लगा नहीं इसमें मेरे को।